पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान इंतहाई जरखेज ज़मीन है और इतनी जरखेज ज़मीन है कि बहुत से टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन जब आप इक़्तिदार के ईवानों को देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि एक एरिस्टोक्रेटिक किस्म की फैमिलीज़ हैं, उनकी इजारादारी है, कुछ फ्यूडल फैमिलीज़ हैं, उनकी इजारादारी है, और जो हमारी सियासी इर्तिका का सफ़र है वो भी रुका हुआ है। वो रुका इस हवाले से भी है कि चेहरे भी वही हैं, और इसमें ख़ास तौर पे जो अभी की आप सियासी फसल देख रहे हैं, इसमें बहुत सी बूटियां ऐसी हैं जो कि जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 के गैर पार्टी नॉन पार्टी बेसिस पे जो इलेक्शंस करवाए थे, उसमें ये पनीरी सियासी लगाई गई थी, जो कि आज कुछ जड़ी बूटियां, कुछ झाड़ियां उसमें से बन चुकी हैं, और कुछ ऐसी बेलें हैं कि वो वापस उसी इमारत पे चढ़ने की कोशिश कर रही हैं जहां पे उनको पहली दफ़ा उगाया गया था इन जड़ी बूटियों को, और कुछ उसमें से झाड़ियां काफ़ी कांटेदार भी हो चुकी हैं। अब झाड़ियां तो फिर बहरहाल झाड़ियां होती हैं। इस इर्तिका के सफ़र को जब हम देखते हैं तो मैं इंतहाई हैरान होता हूं कि इतने टैलेंटेड पाकिस्तान के लोग हैं, इतने पढ़े लिखे भी उसमें लोग हैं, हमारी मिडिल क्लास बहुत सारी है, लेकिन जो अशराफिया, जो उस अशराफिया का जिक्र जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जिक्र करते थे, और हम समझते थे कि नाज़रीन नया पाकिस्तान आएगा तो यकीनन इस अशराफिया से जान छूटेगी और नए पाकिस्तान में नए आइडियाज़ होंगे, हर चीज़ नई होगी। लेकिन हमारे साथ भी फिर वो मंटो के मंगू कोचवान वाली हुई, नया कानून भी आ गया और बेचारा गरीब आदमी मुझे और आप ही को मार पड़ रही है। आज डीजे बट, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हीरो कहते थे, उसे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ नाज़रीन, डीजे बट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2014 के जलसों की जान थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद उसकी तारीफ़ें करते थे। ये थोड़ा प्रोग्राम में आगे चल के आपको मैं इस हवाले से बताऊंगा कि जिसको कि हीरो कहा गया, और जब शेलिंग हो रही थी, आंसू गैस हो रही थी और पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, तो किस तरह उन्होंने क्रेडिट दिया कि डीजे बट खुद क्राउड के साथ इंगेज किस तरह था और उनको आगे लेके चल रहा था। और आज उसी डीजे बट के खिलाफ, या गरीब आदमी है जो साउंड सिस्टम का काम करता है, और उस वक्त उसे ऑफर भी दी थी पीटीआई ज्वाइन कर ले, बदकिस्मती उसकी, उसने कहा नहीं जी मैंने अपनी रोजी कमानी है, अपना धंधा करना है, उसने तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की, और आज बेचारा वो भी, उस पर एफआईआर भी कट गई है, एक आधी गन भी बरामद हो गई है, और सुलाखों के पीछे चला गया। सुलाखों के पीछे क्यों गया? क्योंकि अब जो लाहौर में जलसा होना है मीनारे पाकिस्तान पे, उसका साउंड सिस्टम भी इसी डीजे बट ने फ्राहम करना था। अब साउंड सिस्टम वहाँ पे होगा और डीजे बट तो अगर फ्राहम करेगा, तो अगर उसने वही ट्यून्स उसी तरह की कर दी जिससे कि क्राउड का खून गरमा दिया गया, तो फिर शायद मसाइल हो सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस भी है पीटीआई के पास कि जनाब इस तरह के सक्सेसफुल प्रोटेस्ट अगर आप करते रहे और हुकूमत के खिलाफ आप इफेक्टिवली प्रोटेस्ट कैंपेन माउंट करें, तो आप प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच सकते हैं, आप हुकूमत भी बना सकते हैं। और वो तमाम लोग जो उस वक्त हुकूमत में बैठ के इसकी मुखालफत करते थे और जमहूरियत का राग अलापते थे, आज उन सब ने भी वही रूट अपना लिया है जो तहरीक इंसाफ ने अपनाया था। आज वो भी धरनों की बातें करते हैं, शटर डाउन की बातें करते हैं, जिसको कि इफेक्टिवली पीटीआई ने किया भी। और उसकी एक मिसाल हमारे आज के मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, जिन्होंने कराची को बाकायदा तौर पे इफेक्टिवली लॉकडाउन भी करवाया था। बल्कि खुद ही सुन लेते हैं और इसके बाद मैं बताता हूं कि किस तरह से कोशिश करके लाहौर के जलसे को भी, जिस तरह मुल्तान का जलसा कामयाब किया गया, उसी तरह के चंद इकदाम कर रही है। और इसकी हिदायत कहाँ से आ रही है, वो विजन कहाँ से आ रही है, इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। लेकिन एक सड़कें बंद करवा के, रोक के जो सक्सेसफुल मॉडल आज अपोजिशन एडॉप्ट करना चाह रही है, आज उनकी स्टीयरिंग कमेटी का भी गालिबन एक इजलास था जिसमें इस तरह की बातें हुई। तो एक रोल मॉडल उनके पास डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का है, जिन्होंने कराची में इफेक्टिवली करके दिखाया, और आज माशाल्लाह उस पूरे निज़ाम ने उन्हें रिवॉर्ड किया कि आज हमारे सदर पाकिस्तान है। आइए देखते हैं नाजरीन। जनाब सारा कराची बंद होगा, है ना, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। देखो कहाँ है वर्कर्स, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना। आरिफ साहब ये बताइएगा आज का क्या एक्शन प्लान है पीटीआई का? आप खुद इस वक्त रोडों पे मौजूद हैं। भाई साहब गाड़ी नहीं चलेगी कराची शहर में, बस ये एक्शन प्लान है। अच्छा, अभी नेटिव जेटी बंद हो गया है, कयूमा बांध बंद हो गया है, काला पुल बंद हो गया है, शारे फैसल बंद हो गया है। अच्छा, किसी जगह आपको गवर्नमेंट ने कोई रोकने की कोशिश करी? लाठीचार्ज हुआ है यार लोगों पर हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले आए तो सही, मैं इनको मिलता हूँ।
जी नाज़रीन, और दबंग डॉक्टर आरिफ अलवी आज माशाल्लाह सदर मुमलिकत हैं। तो वो अपोजिशन जो 2014 में जमहूरियत का राप अलाप रही थी, उन्होंने कहा ये तो बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। अब जरा हम मुआवजा कर लेते हैं और सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मुत्तहदा अपोजिशन जो PDM के फोरम पे इकट्ठी है वो PTI की स्ट्रेटजीज फॉलो करने की कोशिश कर रही है और क्या कर सकेंगे, और उस वक्त बातें जो कर रहे थे आज जो बातें कर रहे थे क्या है, आइए देखते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हमारे अरकान इस्तीफा दें। इस्तीफा दिलाने ये एक साजिश का हिस्सा था, इस ऐवान को हिलाने का एक हिस्सा था। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे, कौमी और सूबाई असेंबली दोनों। पार्लियामेंट को हिलाने के लिए कुछ जमातें इस्तीफा दिया करती हैं। अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना। सूरत हाल एक्सपोज हो गई, साजिश बेनकाब हो गई, साजिश पकड़ी गई। जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद, और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफा। बात मियां नवाज शरीफ की नहीं है, बात पार्लियामेंट के एक मुंतखब वजीर आजम की है। न आईन से लाताल्लुक किया जा सकता है, न उनके मनसब को पार्लियामेंट से लाताल्लुक किया जा सकता है। कौन पर मुसल्लत होने वालों के खिलाफ कमल जंग बजा चुके हैं, और हम आज उस वक्त अपने घरों को जाएंगे जब इस हुकूमत का खात्मा करके इनको जिल्लत और रुसवाई के साथ अपने घरों में वापस देंगे। अगर हम आईन की बात करेंगे, अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, अगर हम जमहूरियत की बात करेंगे, तो उसी का तकाजा है कि वजीर आजम रहेंगे, उनका इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। हमारा तो एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है हमने। अगर तो वो इस्तीफा देने की उसूल पर आते हैं तो फिर आगे क्या करना है उसके ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन इस्तीफे के बगैर, इस मुतालबे को तस्लीम किए बगैर वो ये समझे कि हम मुज़ाकरात करेंगे, कतई कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर खुदा न खास्ता पार्लियामेंट के और इस जमहूरियत के खिलाफ कोई एक शब खून मारा जाता है तो इंशाअल्लाह रात की तारीकियों में भी ये मैदान जंग में उतरकर जमहूरियत की जंग लड़ेंगे और फतह कामरानी हासिल करेंगे। आगे बढ़ना है और इनके इस इक़्तिदार के किले को फतह करना है, उनको यहाँ से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। जंग का ऐलान कर चुके हैं, अब मैदान जंग है, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। रात की तारीकियों में भी ये मैदान जंग में उतरकर जमहूरियत की जंग लड़ेंगे। इससे पहले कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे कर्ता धर्ता के लिए मुसीबतों के नए पहाड़ खड़े हो जाएं, खुद इक़्तिदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो। मरियम नवाज शरीफ आज आपको खबरदार कर रही है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। रात की तारीकियों में भी ये मैदान जंग में उतरकर जमहूरियत की जंग लड़ेंगे। ऑपोजिशन जमाते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो डरना की जरूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा, अब इसको आप कॉल ऑफ फेल का तजाद कहेंगे या कुछ और कहेंगे, या ये कहेंगे कि जो यू टर्न के ताने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देते थे, अब पूरी की पूरी मुत्तहदा अपोजिशन की 11 जमातों ने यू टर्न की पॉलिसी को बाकायदा तौर पे अपना नज़्बुल-ऐन बना लिया, और 2014 और 2019-20 में एग्जैक्टली इतना बड़ा यू टर्न, बल्कि इसको यू टर्न नहीं कहना चाहिए, इसको राइट टर्न प्लस राइट टर्न कहना चाहिए, और 2 दफ़ा आप राइट टर्न लें तो वो यू टर्न ही के मुतरादिफ हो जाता है। और अगर आपने लाइसेंस वाकई टेस्ट दे के पास किया हुआ है तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि राइट टर्न प्लस राइट टर्न इज इक्वल टू यू टर्न, और पूरी 11 जमातें अब यू टर्न की पॉलिसी पे इस हवाले से हमें चलती हुई नजर आ रही हैं। उस वक्त नाज़रीन ये कहा गया और आपने खुद भी सुना और आजकल भी आप सुन रहे हैं कि गुनाह और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है कि उस वक्त इस्तीफ़ा ना देना या लेना गुनाह कबीरा था, आजकल वो चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। आजकल इस्तीफ़े लेने की बात हो रही है। उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि इस्तीफ़े हमने दे दिए, एक्सेप्ट करो, और आज जब बात होती है कि जनाब क्या पीपल्स पार्टी वाकई इस्तीफ़े देगी, क्या सिंध असेंबली, और अगर इसको हम लॉजिकली बात को बैठ के सोचें और देखें कि जनाब बयानात तो आ रहे हैं, 31 दिसंबर का भी हो गया और फिर लॉन्ग मार्च भी अब जनवरी के आखिरी हफ्ते तक जाएगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और
जमीयत उलमा इस्लाम, इन दोनों में वाहिद है जो कि सिंध असेंबली में बैठी है, और सिंध असेंबली अगर वो डिसॉल्व करते हैं तो वो भी सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं वो तो बाई इलेक्शन पे बाई इलेक्शन कराते जाएंगे। सेनेटर एतजाज अहसन साहब ने जो बातें की कि लीगल वैक्यूम अगर आता है उसे लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली फिल किया जा सकता है, तो ये वाली इसमें तो लूजर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। और इस चीज़ का इदराक शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोगों को भी है, इसीलिए बिलावल ने शायद ये कहा है कि वो इस्तीफों का मामला अपनी CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखेंगे और फिर वहाँ पे ये फैसला होगा। चले, वो तो फैसला जब होगा सामने आएगा, देखा जाएगा, हनूज दिल्ली दूर है। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त इस्तीफे देने के बारे में कितने बजिद नजर आते थे। जी हाँ, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आज अपोजिशन को डायलॉग की बात कर रहे हैं, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात, उस वक्त की हुकूमत इनको डायलॉग की बात करती थी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब डायलॉग की बात जब उन्होंने की है तो अपोजिशन PDM कहती है कि जी कोई डायलॉग नहीं होगा। इस्तीफों के हवाले से क्या था, आइए देखते हैं। इस्तीफा देके बाहर आएंगे और सारी इस असेंबली को खुदाहाफिज कहेंगे और इंतजार करेंगे अगली हकीकी असेंबली का, जब साफ और शफाफ इलेक्शन से हम पहुंचेंगे। इस्तीफों को एक्सेप्ट करो, ना हम आपको मानते, ना असेंबली को मानते, और ना हम डाले असेंबली में फौरी एक्सेप्ट करो हमारे इस्तीफे। एक और ड्रामा चल रहा है कि जनाब हम इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मियां साहब, आप कौन है हमारे इस्तीफे रोकने से? हमने फैसला किया, हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना। जी नाज़रीन, मियां साहब आप कौन है हमारे इस्तीफे रोकने वाले? लेकिन एक क्रेडिट जाता है कि इस्तीफे हकीकी तौर पे उन्होंने स्पीकर को जमा करवाए थे। आज जो पूरे दिन से सोशल मीडिया पे एक काम चल रहा है नाज़रीन, काफ़ी सारे इस्तीफे जो हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे दिए जा रहे हैं। कुछ पार्टी चेयरमैन को एड्रेस हैं, कुछ स्पीकर साहब को, लेकिन स्पीकर के दफ्तर ना पंजाब असेंबली पहुंच रहे हैं ना कौमी असेंबली में ये इस्तीफे अभी तक पहुंचे हैं। और हुकूमत इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है कि जनाब आप ये इस्तीफे दें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस्तीफे देने का प्रोसेस भी बहुत वाज़ेह है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो इस्तीफ़ा दिया कैसे जाता है, या जावेद हाशमी साहब ने कैसे दिया था। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि जब इमरान खान साहब ये कहते कि इस्तीफे हमने दे दिए, इस्तीफे एक्सेप्ट करो, तो उस वक्त के हमारे जो सियासी कायदीन जो आजकल PDM में बैठ के इस्तीफे देने की बात करते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे और 31 दिसंबर को बैठ के फिर ये डिसाइड करेंगे कि इस्तीफे कब देने, उस वक्त इस्तीफों के हवाले से इनका क्या ख्याल था, इसको किस तरह से साजिश समझते थे, आइए देखते हैं। जिन्होंने इस्तीफों का दर्श दिया, जिन्होंने इस्तीफों का रास्ता दिखाया, आपके इस्तीफे करा के खुद आके यहां बैठ के अपना इस्तीफा दिया नहीं है। अब आप पूछ रहे होंगे, पीछे देख रहे होंगे हमें धक्का किसने दिया था इस्तीफों के लिए। अगर आप डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो 34 अरकान असेंबली 308 अरकान असेंबली को होस्टेज बनाना चाहते हैं। 308 अरकान असेंबली आर ऑन वन पेज और आप 34 की डिक्टेशन उनके ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। मुझे बताइए ये कौन सी जमहूरियत है? उनकी यहाँ पर आज का आना, उनकी गुफ्तगू, क्या ये हक गुफ्तगू कानून के मुताबिक उनको हासिल था? क्या उन्होंने खुद आपके दफ्तर में, आपके सेक्रेटेरिएट में आकर आपको इस्तीफे जमा कराए? और ये अजीब मंतिक है कि जो बाहर कहा जा रहा है उसका एतबार नहीं, जो यहाँ कहा जाएगा उसका एतबार होगा। जनाब वाला, इनको बारी बारी खड़ा करके पूछें कि इन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं, ये आइन की रिक्वायरमेंट। आपने कौमी असेंबली से जहान सारे के सामने इस्तीफा दे दिया 34 MNAs ने। उसी असेंबली को जिसे जाली कहते थे, इस्तीफे देने के बाद फिर आके डिटाई से वहीं बैठ गए हैं। आप स्ट्रेंजर नहीं है हाउस में। जब एक MNA बकायमी होशो आवास असेंबली में आके इस्तीफा दे देता है तो क्या उसके बाद वो MNA रहता है? हमने तो आप स्ट्रेंजर्स को इसलिए टॉलरेट किया हुआ है कि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। जी नाज़रीन, आपने देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इस्तीफों के हवाले से, और जो इवन सोशल मीडिया पे इस्तीफे इस वक्त घूम फिर रहे हैं, इनमें से किसी के इस्तीफे आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे सोशल मीडिया पे। जो बाकी अपनी क़यादत है पार्लियामेंट्री ने उससे कहा है कि आप लोग इस्तीफे सोशल मीडिया पे फ़िलहाल दे दें ताकि वो एक इम्प्रेशन कायम रह सके कि जी हम इस्तीफे देने के हवाले से सीरियस हैं। और इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म का, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वज़ीर आज़म और सिटिंग वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा दिया जाए। आज सिर्फ करैक्टर नाज़रीन चेंज करके देखें और ये बिल्कुल, और अगर आप TV है लेकिन थोड़ी देर अगर आंखें बंद करके जो शक्ल सामने आ रही है उसको ना देखें और इमेजिन करेंगे ये सारी बातें इमरान खान साहब के बारे में ये लोग कह रहे हैं, तो आपको अगर मज़ा ना आए
तो पैसे वापस सुनिएगा जरा। इस वन पॉइंट पे बिल्कुल सारा हाउस मुतफिक है कि वजीर आजम साहब इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वजीर आजम साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो फिर ये मुल्क नहीं चलेगा, ये जमहूरियत नहीं चलेगी। आज 20-25 हजार लोग आए हैं, कल 1 लाख बंदे कोई और लाएगा तो वो ये डिमांड करेगा कि आप इस्तीफा दें। पार्लियामेंट वजूद में है, आज नवाज शरीफ साहब अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इसी कुर्सी पे वो बैठे रहेंगे ये 4 साल। जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी वो पुराने पाकिस्तान के किसी शख्स ने लिखी थी। वो समझ रहे थे कि ये 90s का एरा है और वो ये समझ रहे थे कि इस स्क्रिप्ट में दानली का नैरेटिव दानली का डालें तो ये हाउस में डिवाइड हो जाएगा और हाउस जो है नवाज शरीफ के खिलाफ नारे शुरू कर देंगे। सारी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि आप डटे रहें, आप इस्तीफा नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं। आज साबित हो गया कि आप डटे हैं, वो आ गए हैं। आप तो पाकिस्तान के सबसे बड़े मरात याफ्ता और मुस्तरद शुदा सियासी तबके को अपने दाएं बाएं खड़ा करके किस इनकलाब की पाकिस्तान को नवीद सुना रहे हैं। मैं इमरान खान साहब और कादरी साहब को अदब के साथ कहना चाहता हूं, आप 100 साल भी धरने देके यहां बैठे रहें, आप इस जमहूरियत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप फेल हुए हैं कि आप इस सियासी बरादरी से रिश्ता तोड़ के नाता तोड़ के कंटेनर में जाके बंद हो गए हैं। हम इस ऐवान के लिए जमहूरियत के लिए एक है और वजीर आजम की पुश्त के ऊपर है। हम सब इस बात पे मुतफिक हैं कि पाकिस्तान में आइन, पाकिस्तान में कानून, पाकिस्तान में जमहूरियत की तरफ हर बढ़ने वाले हाथ को हम रोकेंगे और जरूरी हुआ तो उसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। जनाब स्पीकर, ये बहुत बड़ा तोहफा है जो इस पार्लियामेंट ने इस मुल्क को दिया। जनाब स्पीकर, आज जमहूरियत की बिसात नहीं लपेटी गई, उसकी बिसात लपेटने की साजिशें हो रही हैं और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने उस साजिश को पकड़ लिया है और अब उस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आप कहते हैं कि पूरे सिस्टम को जो आइन के तहत है उसको जो है वो डिसमेंटल कर दिया जाए। ये हमारी तारीख और ये हमारी रिवायत नहीं रही। वो कह चुके हैं कि मैं इस आइन को नहीं मानता, मैं इनकलाब लेके आया हूं और मैं इनकलाब लाऊंगा। कौन सा इनकलाब, कैसा इनकलाब? जिन लोगों के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए वो लोग तो उनके दाएं और बाएं खड़े हुए होते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कितनी जज्बाती तकरीरें हुई और सिर्फ आप इसमें करैक्टर चेंज कर लें तो प्रिंसिपल तो वही रहता है और ये चीज़ें खुद इन सब ने बताई। और आज ये सब पार्लियामान के बाहर खड़े होके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा मांगने और इस्तीफ़े देने की बात करें। अगर जेन्युइनली इस्तीफ़े देने के बारे में सीरियस हों तो असेंबली में आके खड़े हों, वहाँ पे तकरीर करें और अपना इस्तीफ़ा दें, जैसे कि साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने दिया था। इस्तीफ़ा देने का सही तरीका ये सोशल मीडिया पे नहीं होता कि सोशल मीडिया पे इस तरह इस्तीफ़े दे दिए जैसे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने दिया। आइए देखते हैं। मैं पहले कह चुका था कि शायद असेंबली में मैं दोबारा नहीं आऊंगा और कभी कोई तकरीर नहीं करूंगा। मैं मजबूरी से आया। जनाब आला, मैं एक छोटे फिक्रे के साथ आपसे इजाजत लूंगा कि इंतजार इस चीज का है, खुदा मौत उस वक्त दे, मेरे मरने से पहले खुदा इन असेंबलियों को मौत दे तो सबसे बेहतर है। खुदा हाफिज़ मिस्टर स्पीकर, थैंक यू। और नाज़रीन, जावेद हाशमी साहब एक और सीनियर सियासतदान, उन्होंने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर इस्तीफा दिया। ट्विटर, फेसबुक और इधर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे इस तरह से ये लहरा नहीं रहे थे उनके इस्तीफे। जावेद हाशमी साहब का इस्तीफे का तरीका भी देख लेते हैं। मैं उस वक्त ना भी खुशी से दिया इस्तीफा, मैं यहाँ खुशी से इस्तीफा देता हूँ इस हाउस से, चूंकि मैं वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम के पास। हो सकता है मैं इधर आऊँ, हो सकता है मैं इधर आऊँ। जी नाज़रीन, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हों जिस असेंबली में और इस्तीफे अनाउंस करें और ये है सही तरीका कि इंस्टेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, ना स्पीकर की डिस्क्रिप्शन का कोई सवाल आएगा ना कोई और मसला होगा। ये है सही तरीका इस्तीफा देने का। ये नहीं कि जी अपनी पार्लिमानी पार्टीज के लीडरान को जमा करवाएंगे, वो उस पर रखेंगे, उसमें मसाले शसाले ऐड करेंगे, फिर लॉन्ग मार्च होगी, फिर देखेंगे इस्तीफे देने कि नहीं। ये तो वही बात हुई कि कोई ना कोई इसमें एग्री नहीं कर रहा। और सियासी हमारा दिवालियापन नाज़रीन इस तरह का है कि जो बातें उस वक्त की हुकूमत कही थी वही बातें आज की हुकूमत भी कह रही है, अल्फाज भी ये लोग नहीं बदलते। शायद उसकी वजह यही है कि वही सियासी चेहरे जो अरसा दराज
से, और ख़ास तौर पे एक सियासी पनीरी जो हमने 1985 में लगाई थी, फिर 2001-2 में जनरल मुशर्रफ के दौर में लगाई थी, वही सारे हैं, वही सियासी दिवालियापन। जैसे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा और दीगर PTI के लोग भी कहते हैं कि जी ये लोग इस्तीफ़ा लेने आए थे और इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं, देने की बात करें, क्या कहा, आइए देखते हैं। वजीर आजम के इस्तीफे से लेके अपने इस्तीफे देने तक का सफर आपको मुबारक हो। जी नाज़रीन, आपको मुबारक। और यही चीजें गालिबन मरियम नवाज साहिबा पहले कहती थी, इस्तीफे मांगने वालों को इस्तीफे देने पड़ गए, अल्लाह की शान, जनवरी 17 2018। और तो यही मामला है नाज़रीन, अल्फाज भी नहीं बदलते, इतना सियासी दिवालियापन है। अब इस दिवालियापन की वजह यह है कि जो जड़ी बूटियां हम लगाते हैं और आर्टिफिशियल ग्रोथ करते हैं, उसमें से इन्हीं जड़ी बूटियों में अब कोई कांटे वाली जड़ी बूटियां बन गई हैं जो उसी बिल्डिंग्स पे चढ़ रही हैं जहां पे इनकी आबियारी की गई थी। कोई फलों के अच्छे पौधे लगाते, कोई नेचुरल ग्रोथ अगर होने देते इन पौधों की, तो शायद कोई अच्छे आ जाते। जो एरिस्टोक्रेटिक और एक फ्यूडल सिस्टम हमारा चला आ रहा है, उसने जिस तरह से होल्ड किया हुआ, और खान साहब भी कहते हैं कि मैं इस होल्ड को तोड़ूंगा, वो भी उसी में आके जकड़े गए। यहाँ पे नाज़रीन एक वफ़ा लेंगे और उसके बाद DJ बट, द हीरो ऑफ PTI, उसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ, उसकी दास्तान काफ़ी सारे पहलू से नाज़रीन इंटरेस्टिंग है। ये वही हीरो था जिसको कि ऑफर दी गई तहरीक इंसाफ में, उसने कहा नहीं जी मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा, मैं बाहर ही अच्छा। और अब जलसे के लिए बेचारा साउंड सिस्टम दे रहा था, लाहौर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो क्या आप मुल्तान जलसे की तरह पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत लाहौर जलसे को भी कामयाब बनाएगी? इस पर बात करते हैं जरा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज आपको हम कहानी सुनाएंगे वज़ीर आज़म के हीरो की, और वज़ीर आज़म के हीरो के साथ क्या हुआ, जो कि अक्सर पाकिस्तान में किया जाता है कि कोई भी शख्स हीरो बनाए, पाकिस्तानी कौम हीरो बनाए, तो हमने लाजमी उसको कहीं ना कहीं पे नीचे गिराना होता है। ये हमारा एक कौमी शेव है। बाकी कौमें जो हैं अपने हीरोज़ बनाती हैं, आइकॉन्स बनाती हैं, उसे दुनिया में प्रोजेक्ट करती हैं। हमारी कौम का शेव ये ऊपर जा रहा है, चलो इसकी टांग खींचें, किसी ना किसी तरह इसको हिट करना है, इसकी क्रेडिबिलिटी को हिट करना है, इसके नाम को हिट करना है। और ये बाकायदा हुकूमती पॉलिसीज बनती हैं। हुकूमत के चंद महकमे ऐसे हैं जहां बड़े बड़े साइंसदान बैठ के ये बाकायदा उनकी तनख्वाह और नौकरी रोजी इसी बात पे लगी हुई है। बात कर रहा हूँ DJ बट की, इस पे भी आता हूँ, लेकिन हमारे साथ प्रोग्राम में में शामिल है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान है मरियम नवाज साहिबा के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और साबिक गवर्नर सिंध। और आजकल कहा जाता है कि सबसे जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, पावरफुल शख्सियत है नून लीग में, और बड़े बड़े कम अरसे में इतने पावरफुल हुए हैं, वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब है। और इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, क्योंकि इनके मशवरों पे अमल हो के कुछ ऐसा पॉलिटिकल बयानिया भी बन रहा है जिससे हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। हमें पता लगा कि आप अच्छा भला गालिबन कराची में थे, मुल्तान जलसे के बाद आप कराची चले गए, कराची से आज आप लाहौर पहुंच गए। आपका भी इरादा है कि जो हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई है FIRs की, कि अपना भी नाम आप उसमें कटवाएंगे, FIR में लिखवाने आए हैं? मेरा ख्याल है पहले लाहौर एक दफ़ा दहशतगर्दी का केस बना था। आपको ये याद होगा अगस्त 10 को जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर मरियम नवाज साहिबा ने पेश होना था, उस वक्त दहशतगर्दी का बना था। फिर उसके बाद CWC की मीटिंग हमारी हुई थी, तो उस वक्त गद्दारी का। तो इतने बड़े 2 मुकदमे बन चुके हैं, ये मेरा ख्याल है FIR भी कट जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। कल रैली है हमारी, उसमें देखें क्या होता है। तो उसमें हुकूमत, और बल्कि हुकूमत छोड़े, मुल्क के पावरफुल वज़ीर आज़म, द ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने तो बड़े वाज़े अल्फाज में एक मैसेज दिया हुआ है कि हम जो भी साउंड सिस्टम प्रोवाइड करेगा, कौन कौन लोग होंगे, किसको गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करना है, बड़ी क्लियर डायरेक्शंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव की। आइए नाज़रीन देखते हैं। हमने फैसला किया है कि हम बिल्कुल इनको इजाज़त नहीं देंगे। जो भी वहाँ साउंड सिस्टम लगाएगा, जो कुर्सियाँ लगाएगा, सबके ऊपर FIR काटेंगे, लेकिन हम इनको रोकेंगे नहीं वहाँ जाने से। यानी हम कोई रुकावटें नहीं, ताकि ड्रामे ना करें। जी नाज़रीन, कोई रुकावटें नहीं डालेंगे ताकि ऑपोजिशन ड्रामे ना करे, लेकिन जो साउंड सिस्टम जो प्रोवाइड करेगा उसके खिलाफ FIR काटेंगे।
ये तो बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शन लगता है वज़ीर आज़म की तरफ से आई, और इस पे आज मनोअन अमल भी हो गया और डीजे बट जो है गिरफ्तार हो गया और उसके खिलाफ FIR भी काट दी गई और एक गन भी वहाँ से बरामद हो गई। इस FIR में मेंशन्ड है इस हवाले से, और जो गिरफ्तारी हुए उसके मनाजिर भी अगर अदील राय साहब आपको दिखा दें तो किस तरह उसके कमरे में जाके गिरफ्तार किया गया। और FIR में कि जी बहुत ऊंची आवाज़ में शायद म्यूज़िक लगा हुआ था, लेकिन इस वीडियो में वो म्यूज़िक सुना नहीं जाता। ये वही नाज़रीन डीजे बट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद वजीर आजम के ये हीरो थे। शायद पंजाब पुलिस को नहीं पता कि उन्होंने वजीर आजम के हीरो को गिरफ्तार कर लिया। कैसे वजीर आजम इनकी तारीफ करते थे, आइए देखते हैं। जब शेलिंग हो रही थी और बड़ा बुरे हालात थे इस ऊपर कंटेनर के, तो एक तो हीरो डीजे बट का हौसला मैंने देखा, बल्कि इतना ज्यादा शेलिंग हो गई थी ऊपर कि यहाँ ऊपर कोई ठहर नहीं सकता था। तो डीजे बट अकेला बैठ के अब पुलिस के साथ मुकाबला करवा रहा था लोगों का, जो मैंने कल मुश्किल वक्त में आपकी परफॉर्मेंस देखी है। इंशाल्लाह आपको तहरीक इंसाफ के अंदर अमन इंडक्ट करें, डालेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर आपको। जी नाज़रीन, और हौसला देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस पर। जुबैर साहब, इसी हौसले को देख के आप लोगों ने डीजे बट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि गिरफ्तारी से नहीं डरेगा, शेलिंग से नहीं डरा था और आप लोगों के लिए साउंड सिस्टम मुहैया करेगा। आज तो वो बेचारे पे FIR भी कट गई है, गिरफ्तार भी हो गया है, तो मजीद FIR भी कट रही हैं सुने। एक तो मेरा ख्याल है अरशद, मैं इतना कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन मेरी जहाँ तक मालूमात हैं पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और वज़ीर आज़म कैसे कह सकते हैं कि FIR काटेंगे हम? क्या उनको कानून में इजाज़त है कि वो वज़ीर आज़म बैठ के सूबाई हुकूमत को फोर्स करें कि जी वो FIR काटें? बिकॉज FIR तो पुलिस ने काटी होगी, पुलिस सूबाई हुकूमत के मातहत आती है, लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत का मसला है। एनीवेज, दूसरी बात है वजीर आजम, आज तक आपने कभी दुनिया में सुना है कि वो कह रहे हैं हम रोकेंगे नहीं लेकिन FIR काटेंगे? तो ये रोकना ही होता है ना, इसे ये तो उससे भी बस है कि रोकना। क्या आपने कहा कि हम जो चाहे म्यूजिक सिस्टम लगाने वाला हो, कुर्सी लेके जो आएगा, यानी कि जितने भी। अच्छा जुबैर साहब, मैं इससे जरा पॉलिटिकल सवाल से हटके एक माशी हवाले से एक सवाल करूं कि जब जलसे होते हैं, धरने होते हैं, तो इससे जो गरीब आदमी है और ख़ास तौर पे ठेले वाले, कोई छल्ली वाला हो गया, कोई रोटी प्रोवाइड करता है, कोई चाय प्रोवाइड करता है, इन सब का भी रोजगार चल रहा होता है। हमने 2014 के धरने में भी यहाँ पे देखा था, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लग गए थे और लोग अपनी रोजी कमा रहे थे, रोजी रोटी। तो इन मुश्किल माशी हालात जो इस वक्त चल रहे हैं और हुकूमत उसको कह रही है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर हो, तो ये गरीब आदमी से रोजगार भी इन FIRs के जरिए छीन लिया जाएगा। इस पॉलिसी को आपके ख्याल में रिव्यू होना चाहिए? FIR करनी है तो आप जैसे बड़े बड़े लोग जो लाहौर पहुंचे हैं टिकट कटवा के किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर वाली, तो उस पे आए। क्या आप लोगों से डरती है हुकूमत जो इन गरीब आदमियों पे FIR काटने का प्लान है? मेरा ख्याल है आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, और इन लोगों पर जो प्रोफेशनल हैं, डीजे बट प्रोफेशनल आदमी हैं, या जो गरीब आदमी वहाँ जो भी छल्ली बेचेगा या दूसरी चीज़ें बेचेगा, उसको तो उसके ऊपर क्यों FIR काट? अगर आपको कंसर्न है और अगर आप में हिम्मत है और हौसला है तो आप लीडरशिप के खिलाफ FIR काटें, हालांकि उसका जवाब नहीं बनता। जाहिर सी बात है, हमारे पास तो एक ही तरीका होगा कि हम जाएंगे कोर्ट और हम जाके कोर्ट से ये पूछेंगे कि हमने आइन के कौन से हिस्से की, कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी की है जलसा करने के लिए। पाकिस्तान में आज तक अरशद, और मैं अभी बता दूं कि एक PTI के जो भी तहरीक थी उनकी जो 2014 में चली थी, और इसमें फ़र्क क्या है, सितंबर की 20 तारीख से ये चली है तहरीक। आप मुझे बता दें कि एक चीज़ भी हमने कानून के खिलाफ की है, एक पत्थर भी फेंका है, एक कोई ऐसी चीज़ की है, तकरीर कोई ऐसी नहीं की कि हमने कहा कि सिविल नाफरमानी शुरू कर दें, ड्यूटीज़ ना पे करें, टैक्सेस ना पे करें, IMF से लेटरबाजी शुरू कर दिए, कोई एक चीज़ नहीं की है। तो जलसे जलूस आइन हमें इजाजत देता है, रैलीज निकालना आइन हमें इजाजत बड़ी सादा सी बात है, हर आम आदमी को ये बात समझ आती है कि जो कुछ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज वजीर आजम है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमने मनाजिर चलाए, उन्होंने कराची बंद करवाया था, वो माशाल्लाह से आज सदर मुमलिकत हैं। एक सक्सेसफुल तरीका है, आप उन्हीं की डगर पे चल पड़े, वही सारे काम जो वो कर रहे थे वही आपने करने शुरू कर दिए, और जो काम आप लोग कर रहे थे वो इस हुकूमत ने करने शुरू कर दिए, तो वो एक सक्सेसफुल तरीका है।
सर फर्क क्या है? ये डीजे बट आपने भी गिरफ्तार किया। अच्छा एक मिनट, मैं आपको सिर्फ मनाजिर दिखा देता हूँ, फुटेज दिखाता हूँ। ये वही डीजे बट है जिसको आपकी हुकूमत ने भी इसी चक्कर में गिरफ्तार किया था, और स्क्रीन पे इस वक्त लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम एक्ट जो होता है उसके तहत, और गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की, ये देखें डीजे बट की, आपके दौरे हुकूमत। इस हुकूमत ने आपसे सीखा है, आपने उनसे सीखा है, हम लोग बेचारे आम आदमी किधर जाएं? बहुत फर्क है। पहली बात, आपने आरिफ अलवी का अच्छा हुआ नाम ले दिया। आरिफ अलवी साहब कुछ और MNAs के साथ और लीडर्स के साथ एक इस्लामाबाद के थाने में गए थे। थाने में कुछ लोग बंद थे PTI के, उनको फिजिकली छुड़वा के बाहर लेके आए थे। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो सदर मुमलिकत अगर उनमें हौसला है तो इसका सिर्फ जवाब देते। आपको याद है कि इमरान खान ने एक मोबाइल पुलिस जारी थी, उसको रुकवा के उसमें जो भी बंदे थे उनको बाहर निकलवा दिया था जबरदस्ती। आपको याद होगा कि सीनियर तरीन पुलिस अफसर को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे PTI के जो वर्कर्स थे उन्होंने किस बुरे तरीके से मारा था। ये सब मतलब ये मनाजिर तो हमने अभी तक नहीं किए। और किस बेसिस पर? 30 सीटें थी, 342 के असेंबली में 30 या 35 34 सीटें थी टोटल रिजर्व सीट्स मिला के, और पूरे यरगमाल बनाया हुआ है कि जी हम इलेक्शन जीते हुए। 186 सीटें PMLN की थी, 34 सीटें आपकी थी, और मुकाबला यहां तो कम से कम, और यहां भी हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर मुझे नहीं पता कि वो किस बेसिस पर डीजे बट को अरेस्ट किया था, लेकिन अगर किया था तो बिल्कुल गलत किया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गद्दारी का केस मोहम्मद जुबैर पर कट चुका है, दहशतगर्दी का केस मोहम्मद जुबैर, मेरे पर गद्दारी का केस किस सिलसिले में कटा है? भाई आरिफ अलवी कहते हैं कि मेरे पर भी कटा था। भाई आप तो थाने के अंदर घुस गए थे, आपने तो पुलिस को और जबरदस्ती धक्के दे, यानी कि अब आपका भी चांस है कि आइंदा कभी मुस्तकबिल में, क्योंकि ये वाले मुकदमे जब होते हैं तो आपने खुद ही बताया कि सदर मुमलिकत भी बंदा बन सकता है, तो आपके तो काफी ब्राइट फ्यूचर है। फिर जुबैर साहब आपके वैसे भी काफी पावरफुल किस्म के दोस्त हैं। एक वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा जुबैर साहब से एक अहम चीज पूछेंगे कि ये ताबेदारी और ईमानदारी, ये सडनली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इतनी शार्प और क्रिटिकल कैसे होती जा रही है PMLN की? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन के, जिनको के PTI कहती है, जलसियां हो रही हैं छोटी छोटी, और इनसे बिल्कुल नहीं घबराते। चाहे कराची में जो वाक़या हुआ था उस हवाले से भी, गुजरांवाला पे भी कुछ FIRs का जब एक इंटरव्यू में सवाल किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मेरी पार्टी के लोग घबरा जाते हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पहले मुझे नहीं समझ आती कि मेरी पार्टी के भी लोग घबरा जाते हैं। वो जो जलसा हो गया, उन्हीं जी जलसे में मैंने कहा जलसा क्या, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमें क्या फर्क पड़ता है कोई प्रोटेस्ट करता है? मेरे से ज्यादा पाकिस्तान में किसने बड़े जलसे किए? मैं चैलेंज करता हूं, कोई मुझे बता दे कि जिसने इतने बड़े जलसे। तो जलसा एक प्रोटेस्ट होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कर सकती है। पहले तो मेरे कई लोग बेचारे नादान वो घबरा गए कि जी, मैंने क्या करने दो इनको। जी नाज़रीन, आपने देखा वज़ीर आज़म तो बड़े क्लियर हैं इस हवाले से कि अपोजिशन को जलसे करने देने चाहिए, इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता, उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपोजिशन से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर ये कौन लोग हैं जो अपोजिशन के जलसे कामयाब कराने के लिए कोशिशें करते हैं? ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब, सीनियर तरीन पार्टी के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी अपनी विजडम हमसे शेयर की थी कि जनाब इससे कौन लोग हैं जो ये जलसे रोकते हैं। क्या कहा था, आइए देखते हैं। मेरी राय तो बड़ी क्लियर थी पहले दिन से। जब गुजरांवाला का जलसा पहला होने वाला था तो मशावरत हुई, और मैंने अपने दोस्तों से यही सियासी मशावरत की और अपनी क़यादत से भी यही कहा कि जलसा होने दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कासिम बाग में जलसा होने देना चाहिए था और इनकी कलाई खुल जाती, नजर आ जाता कि कितने लोग पंडाल में जमा होते हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल रुकावटों की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी आज कल भी ये राय थी, आज भी है और कल भी मेरा मशवरा ये होगा कि सियासी अमल को जारी रहना चाहिए। जी जुबैर साहब, आपने सुना वजीर आजम भी ये बात कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर वज़रा भी ये बात कह रहे हैं कि आपको जलसे जुलूस अपोजिशन को करने देने चाहिए। ये आपने इनकी हुकूमत के कौन से लोग अपने साथ मिलाए हुए हैं जो आपके रास्ते में रुकावटें करके आपके जलसे कामयाब करते हैं? और लाहौर के हवाले से भी कामयाब जलसे की गारंटी उन्हीं अनासिर ने आपको दे दी है जो कि वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी साहब की लाइन के ऑपोजिट रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी करने का इरादा रख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी जेन्युइनली समझते हैं और हम उनकी राय का एहतराम भी करते हैं। वो बिल्कुल टीवी पर आगे कोई मेरा ख्याल है कोई
बनावट नहीं कर रहे थे। सो ही इज जेन्युइनली सेइंग दैट एंड आई बिलीव हिम। बट वजीर आजम की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आप एक ही साथ कह रहे हैं FIR कटवाएंगे और फिर कह रहे हैं कि हमारे लोग घबरा जाते हैं। भाई FIR क्यों कटवाएंगे? अगर आप कह रहे हैं कि हम मेरे पार्टी के लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सबसे ज्यादा तो घबराहट आप में, और वजीर आजम की बातें सुन के उस्मान बुज़दार बेचारे क्या करेंगे यहाँ लाहौर में बैठ के? वो जज्बाती तो नहीं हो गया उस्मान बुज़दार साहब या कुछ अफसरान उस्मान बुज़दार साहब के साथ? देखिए ना, उनको क्लियर डायरेक्शन नहीं है। कोई भी अगर हुकूमत में होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, उस्मान बुज़दार हो गया, उनकी हिम्मत नहीं कि वो वापस पूछें इमरान खान साहब से कि जी आपका मतलब क्या है। जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं फ्री हैंड दें, दूसरी तरफ कह रहे हैं FIR काटें, तो फिर इसका मतलब है जलसा रोकना है ना आपने, किसी ना किसी तरह से रोकना है। जिस तरह लाहौर मुल्तान में बिल्कुल शाह महमूद ने सही कहा, भाई स्टेडियम से आप में इतनी अकल नहीं है। पहले तो आपने 4-5 दिन पकड़ धकड़ पूरे पंजाब में करके जलसे को वैसे प्रमोट कर दिया। एवरी पार्टी, एवरी प्रोडक्ट नीड्स टू बी प्रमोटेड, मार्केटिंग करनी होती है। हमें तो मुफ्त की मार्केटिंग मिलती है, रोज मुफ्त की मार्केटिंग। आज DJ भट्ट पूरा ट्रेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चल रहा है, मेन स्ट्रीम पर भी, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अगर तो यकीनन इसका मतलब है कि कुछ जज्बाती लोग जो है, जज्बाती अफसरान ब्यूरोक्रेसी में आपके साथ यकीनन मिले हुए हैं, क्योंकि वजीर आजम बड़े क्लियर है इस हवाले से। और वजीर आजम तो यहां तक कहते हैं कि जनाब हमें ऑपोजिशन क्या कर लेगी मैक्सिमम, और अगर उन्होंने आने आके ग्रैंड नेशनल डब करें, पार्लियामेंट उसकी जगह है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना है वो भी आके कर लें। क्या कहा वजीर ने? आज ही आपको ये बता मैं सब सुना देता हूं आपको जुबैर साहब, वजीर आजम ने क्या कहा है, फिर बात करते हैं। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते तो हमने किए। और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आज असेंबली में आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज क्या है? इस्तीफे से यहाँ इलेक्शन करवा के और मजबूतों के आगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। जी जुबैर साहब बड़े क्लियर हैं, वो कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस देना, इस्तीफे देने कर लें। आप क्या कर सकते हैं? पहले तो वजीर आजम को ये बता दें कि वो 11 पार्टीज जो है ना, अगर वो धांधली शुदा इलेक्शन को मान भी लिया जाए बिलफर्ज, तो उनके 11 पार्टीज के जो वोट थे वो PTI से बहुत ज्यादा थे। सो ज्यादा मेजॉरिटी तो उनके साथ है पाकिस्तानी अवाम की उस धांधली शुदा इलेक्शन के मुताबिक। पहली बात तो ये वजीर आजम को शायद पता नहीं कि उनसे पाकिस्तान के अवाम ने कम वोट डाले थे या काउंट जैसे भी किए गए थे या धांधली जो भी हुई थी। दूसरी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि जो अंदर से आवाजें आ रही हैं PTI के वुज़रा की तरफ से, दे आर रैटल्ड। ये बिल्कुल इमरान खान एक शो करने की कोशिश करते हैं कि घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अवाम बर्बाद हो गए, मईशत बर्बाद होगी, खाने पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। पॉलिटिकली PTI पिट रहा है, बिल्कुल बुरी हालत है उनके। PTI के वुज़रा आपसे राब्ता करके ये बता रहे हैं? अंदर से बातें ऐसे ही आ रही हैं, आवाजें ऐसे ही आ रही हैं कि घबराहट है, कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि घबराने का वक्त हुआ है, और वजीर आजम की जो बात है कि घबराना नहीं, घबराना शुरू कर दिया आप कह रहे हैं लोगों ने। और एक मैं आपको बात बता दूं, और ये वजीर आजम ही के डायरेक्शन पर है। वजीर आजम जाहिर है मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है हम इस वक्त तो हम ये कह रहे हैं कि सॉरी हम बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है। NRO का वक्त खत्म हो गया इमरान खान साहब के लिए, अब हम जो भी करेंगे अवाम की मर्जी से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुबैर साहब मुझे ये बताएं, कैम्ब्रिज एनालिटिका आप लोगों ने एक कंपनी हायर की थी, और ये मैंने मुराद सईद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा 7.5 लाख पाउंड आप उनको हर महीने देते। ये मुराद सईद साहब ने कहा था अगर आप कहेंगे तो मैं चला दूंगा। आजकल जो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है उसके लिए फिर आपने किसी को हायर कर लिया है, क्योंकि जो मरियम बीबी ने एक बनाई कि जी ताबेदारी और ईमानदारी और फिर ताबेदार खान, बल्कि सुनाई देते हैं आपको, मैं पूरा तो नहीं सकता, वो एक दफा पहले भी चल चुका है। जो की वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं नाज़रीन, आइए जरा उसकी एक झलक देखते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। ये जुबैर साहब, ये वो दो चीजें हैं जिसकी के
किसी भी कन्वर्सेशन में, और आपकी भी जो कन्वर्सेशन हुई थी उसमें भी मिसालें दी गई थी कि जी देखें इमरान खान साहब ईमानदार हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल कोई मसला नहीं है, 1 पेज। तो ये आपने कोई एक्सपर्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का हायर किया है जिसने ये आपको बना के दी है और पूरी राइम की है, गवर्नेंस को आपने इसके साथ लिंक कर दिया है? कितने पाउंड इस पे आप खर्च कर रहे हैं? 1 पैसा भी नहीं खर्च किया, और ये इसलिए 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना आसान है। ताबेदार तो वो हैं, और आपको भी पता है वो किस हवाले से मरियम ने उनको ताबेदारी का खिताब दिया, ताबेदार खान का खिताब दिया। तब जाहिर सी बात है उन्होंने सारी स्पेस अपनी दे दी है, उनके पास कोई पावर नॉट एट ऑल। आप ही के डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था और वसीम बदामी के प्रोग्राम में कि आपने मिल के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो नैब कवानीन में तरामीम है वो तैयार की। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम हमारे प्रोग्राम में आए, आप कहते हैं तो मैं वो दोनों चला देता हूं, और उन्होंने कहा कि जी वाहिद इमरान खान स्टम्प वक्त वो नहीं माने थे। आप कहते हैं तो मैं सुना देता हूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा था, नहीं तो आप खुद बता दें, हमें तो यही बता रही है आपकी पार्टी। मिफ्ता इस्माइल ने बिल्कुल ये कहा था, मैंने सुना था वसीम बदामी का और शाहिद खाकान का इंटरव्यू भी सुना था जो आपने किया था। बात हो रही है सिर्फ एक इशू की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तमाम नेशनल इश्यूज की, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे वो पार्लियामेंट में कोई लेजिस्लेशन के हवाले से हो। जब एक वजीर आजम, और कराची का इंसिडेंट देख लेना, ये कोई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का स्पेशलिस्ट तो नहीं है जिसने ये बना के दिया? कोई भी फंडामेंटल बेसिक सवाल पे आ रहा है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का स्पेशलिस्ट तो नहीं है जिसने ये बना के दी हो थीम्स? कोई भी नहीं, ये राइम खुद ब खुद बनी है, पहले ईमानदारी की बनी थी। हम ये हमेशा से कहते थे कि ईमानदार, ये कौन सी ईमानदारी होती है कि दोनों हाथ आपके किसी और की जेब में, ये कौन सी ईमानदारी होती है? 1.5 लाख आपका आप टैक्स देते हैं साल का, और 2 लाख से ज्यादा आपका बिजली का बिल आता है महीने का, कहां से आता है? तो कौन सा ईमानदार है? ये तो हम उनको अटैक कर रहे हैं। हम उनको ये ताबेदारी का भी खिताब देंगे और ईमानदारी का भी एक्सपोज करेंगे। सार्किज्म में हमने हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहे थे जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलहाल इस्तीफे देने पे रजामंद नहीं है? नहीं, किसने बताया आपको? पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने तो इस्तीफा दे भी दिया। जहां तक पीपल्स पार्टी खुद कह रही है सीसी का इजलास होगा उसके बाद फैसला करेंगे। नहीं, अब देखें, एक तो अच्छा बिल्कुल ये बात सही है, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन कि पीडीएम पहले फैसला कर ले, उसके बाद उसको एंडोर्स करने के लिए सीईसी जाना चाहिए। ये एक जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग्स होंगी, सीडब्ल्यूसी की भी मीटिंग होगी, सीईसी की भी मीटिंग्स होंगी, हमारी खुद की भी सीईसी की मीटिंग होगी, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री पार्टी, नेशनल असेंबली की, प्रोविंशियल असेंबली की, सबकी मीटिंग्स होंगी। जाहिर सी बात है आपने सबको ऑन बोर्ड लेना ना। लोगों के सवालात भी होते हैं कि ये इस फैसले की क्या वजूहात हैं और इससे क्या हासिल होगा। तो मेरा ख्याल है ये तो कंसल्टेटिव प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर, तर्जुमान मरियम नवाज और नवाज चीफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा।